नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारे जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस के, वो सारे हम जानेंगे और इसके जो सब सिम्टम्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, डायरिया, माल अब्जॉर्प्शन, फीवर, एनीमिया, स्किन, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, सभी को डिस्कस करेंगे और उनके पीछे के जो काउजेटिव एजेंट्स हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं हमारी बॉडी में। सब कुछ हम कवर करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एज ए नोट्स भी आप जो है वो अपने अपनी कॉपीज़ में उनको लिख सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं वो नोट्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो रिसोर्स जो मैंने क्रिएट किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस रिसोर्स के लिए। ये जो रिसोर्स हमने क्रिएट किया है, रिसर्च गोल के नाम से हमने रिसोर्स क्रिएट किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं जो कि रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली अगर आप देखें डेटा एनालिसिस, रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, मशीन लर्निंग कैसे करते हैं, पाइथन अगर आप जानना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे कोर्सेज हमने क्रिएट किए हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे करनी है, ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं तो मैंने क्रिएट किए हैं। और इस रिसोर्स में आपको जो कोर्सेज मिलते हैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है इन कोर्सेज में। और ये जो कोर्सेज हैं इसमें बहुत सारे कोर्सेज अगर आप देखें, अगर आप कोर्स वाली टैब में जाके देखें तो बहुत सारे फ्री चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। आप बस इन पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे तो वो फ्री चैप्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए बाकी के चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है टॉपिक, अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है तो उन कोर्सेज को प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ हमारे पास पाथवेज भी हमने बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग कोर्सेज अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप एक पाथवे कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पाथवे मैंने बताया ड्रग डिस्कवरी का पाथवे मैं बता रहा हूँ, जिसमें अगर ये 3 कोर्सेज आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक ड्रग डिस्कवरी का नॉलेज, एक स्किल आपके पास आ जाती है कि आप ड्रग डिस्कवरी रिसर्च आप अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा हमारे पास ब्लॉग भी है। यहाँ पे ब्लॉग में अलग अलग ब्लॉग्स मैंने क्रिएट किए हैं और आप प्लीज़ उनको पढ़िए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसमें डिटेल में आपको सपोर्ट मिल जाती है एज ए रिसर्चर। आपको रिसर्च करनी है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोसाइंसेस में या दूसरे एरियाज़ में, तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है अलग अलग चीज़ों को, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपकी जितनी भी मुझसे होगी हेल्प करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो चलिए ये था रिसोर्स के बारे में, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इसी के साथ मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। चलिए सिम्टम्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के साथ में। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन आप देख रहे होंगे कि जो पर्सन है उसको इस रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, स्टमक रीजन में काफ़ी पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के केस में पहली कॉम्प्लिकेशन जो होगी दैट इज़ वन इज़ एब्डोमिनल पेन। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो पर्सन को वो होगा, पेन फील होगा, बिकॉज मोस्ट लाइकली वो क्यों होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में इरिटेशन या पैरासाइट ने इन्वेजन कर दिया इंटेस्टाइन में, जैसा कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के केस में होता है। वो कोलोन को पेनिट्रेट कर देता है और अल्सर प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आपको ये यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जैसा पैरासाइट जो है सिस्ट फॉर्म से ट्रोफोजोइन में कन्वर्ट होके ये हमारी बॉडी में अल्सर्स जो है वो काउज कर सकता है, इंटेस्टाइन में डैमेज काउज कर सकता है। सेकेंड है ब्लोटिंग। स्टमक में हमारे जो पेट में है गैस बनने की वजह से पेट में फुलावट हो जाती है जिसको ब्लोटिंग कहते हैं। इसमें जो जियार्डिया लंबलिया एक पैरासाइट है उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के केस में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो पेन ज़्यादा होगी। जियार्डिया के केस में आपके पास ब्लोटिंग रहेगी, पेट में फुलावट रहेगी। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो है नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग कि ऐसा महसूस होगा कि उल्टी करनी है, राइट। स्टोमक के कंटेंट को बाहर निकालना है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऐसे पैरासाइट्स जो हैं इस तरह के इरिटेंट प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में कि बॉडी को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे स्टमक में है, हमारे शरीर के अंदर जो भी कंटेंट है ये टॉक्सिक है, तो इसको जो है उल्टी करके निकाल दो। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं कि 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ही एक अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाता है जो कि है डायरिया। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरिया को थोड़ा सेपरेट रखा है बिकॉज डायरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के केस में, राइट। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं डायरिया के केस में।
डायरिया के केस में आपके पास दो तरह का डायरिया आता है। वन इज वाटरी डायरिया, जिसमें ज़्यादा पानी होगा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी उसकी वजह से, और ये होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम, एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से ये वाटरी डायरिया जो है वो इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ये होता है। सेकेंड, आपके पास ब्लडी डायरिया आ जाता है। ब्लडी डायरिया तब होता है जब इंटेस्टाइन में डैमेज हो गया, इंटेस्टाइन में होल हो गए हैं। अगर इंटेस्टाइन को डैमेज कर दिया पैरासाइट ने, जो कि अल्सर्स फॉर्मेशन के केस में मैंने आपको बताया, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के केस में आपके पास इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर जो स्टूल में ब्लड आ रहा है तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, और अगर स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है तो वो वाटरी डायरिया कुड बी बिकॉज ऑफ अदर पैथोजेंस लाइक क्रिप्टोस्पोरिडियम, लाइक जियार्डिया एंड ऑल, राइट। तो ये हमें यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि गैस्ट्रो में भी आपके पास अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा जो सिम्टम है, यहाँ पे इसको लिस्ट आउट कर लेता हूँ मैं। डायरिया को हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमारा दूसरा सिम्टम जो है वो भी कवर हो जाता है इसके केस में। थर्ड, माल एब्जॉर्प्शन, बॉडी में एनर्जी की कमी, आप थके थके महसूस करेंगे, आपकी बैटरी, बॉडी की जो एनर्जी बैटरी है वो बहुत ही लो हो चुकी है। इस इलस्ट्रेशन से आपको ये लग रहा होगा, राइट। तो माल एब्जॉर्प्शन मीन्स आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से आ नहीं रहे हैं, आप में पुअर ग्रोथ होगी। तो इसके केस में आपके पास होगा सिम्टम्स, दैट इज वन, वेट लॉस, जो बॉडी का जो वेट है वो कम होता जाएगा बिकॉज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो बॉडी जो है वो वेट गेन नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है होता है जियार्डिया लंबलिया के केस में। नेक्स्ट इज ग्रीसी फॉल स्मेलिंग, स्टूल भी इसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसमें डायरिया भी हो सकता है, लेकिन डायरिया के साथ में आपके पास जो स्टूल है दैट विल बी ग्रीसी, वो ऑयली होगा, बहुत ज़्यादा फॉल स्मेलिंग होगा बिकॉज न्यूट्रिएंट्स रिच है, वो फैट रिच है। तो ये भी जियार्डिया के केस में ऑब्जर्व किया गया है। तभी स्टूल सैंपल ऑब्जर्वेशन, स्टमक का सिम्टम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट जब बात आती है आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में। नेक्स्ट आपके पास पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, ऑब्वियसली इसकी वजह से चिल्ड्रन हो, ज़्यादातर बच्चों के केस में इसमें ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसमें ग्रोथ बच्चों की उस टाइम छोटी उम्र में ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी पुअर ग्रोथ हो जाती है और वो उनकी लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट उन पर रहता है। तो इसमें एक पैरासिटिक इन्फेक्शियस एजेंट है विच इज़ स्ट्रोंगिलॉइडिस। ये बच्चों के केस में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बच्चों में जो ग्रोथ है बच्चों की रुक जाती है। तो माल एब्जॉर्प्शन एक अनदर सिम्टम आ जाता है और हमने इसमें एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया है, राइट। नेक्स्ट आता है फीवर। फीवर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इन्फेक्शन के केस में, डिजीज़ के केस में बॉडी में होती ही होती है। तो बॉडी में अगर आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखें तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना उसको फीवर कहा जाता है। हाई बॉडी टेम्परेचर इज़ वन, जिसको थर्मामीटर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, राइट। आपके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, उनसे बॉडी फीवर को ऑब्जर्व किया जाता है। पेशेंट खुद बताएगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सब में होगा, राइट। बट प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इंटरमिटेंट फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आता है बॉडी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर पैरासाइट के केस में। चिल्स एंड स्वेटिंग, बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठंड बहुत लगेगी, तो ये भी एक सिम्टम हो जाता है जो कि पैरासाइटिक फेल्सीपेरम का एक सिग्नेचर सिम्टम आ जाता है इसमें, राइट। तो फीवर को हमने इसको ध्यान रखना है कि फीवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक प्रोलॉन्ग फीवर होता है, जैसे इंटरमिटेंट फीवर हो गया जिसमें फीवर आएगा फिर जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन प्रोलॉन्ग फीवर में आपके पास क्या होता है कि बहुत टाइम तक रहता है। वो आपके लिशमैनिया डोनोवानी के केस में वो कंडीशन रहती है कि आपका फीवर बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया से पहले मैं आपको ये बता दूं, माल एब्जॉर्प्शन के केस में जब बॉडी वीक हो जाती है तो फटीग एक अलग तरह का सिम्टम आ जाता है बॉडी में, जिसमें बॉडी थकी थकी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, राइट। तो अब एनीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, एनीमिया क्या होता है हम सभी को आई थिंक ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि बॉडी में जब आरबीसी का लॉस हो जाता है तो उसमें कंडीशन आ जाती है हमारे पास एनीमिया, राइट। लो आरबीसीज, लो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में आ जाता है। तो लॉस ऑफ नॉर्मल जो आपकी बॉडी की रेडनेस, जो आप कलरेशन देखेंगे तो वो हटती जाएगी और बॉडी थोड़ी सी ऐसी पीली सी होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो उसमें पीली तो आपकी जॉन्डिस के केस में होती है, लेकिन नॉर्मल जो है, जो रेडनेस है वो लूज होती जाएगी बॉडी की। दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एनीमिया। इसमें आपके पास एनीमिया के केस में पेल स्किन, मैंने आपको बताया, थोड़ी सी पीली होनी शुरू हो जाएगी, राइट। आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए और जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, तो आरबीसी कम होती जाएंगे और उसकी वजह से क्या होता है आपकी सांस भी ज़्यादा फूलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अनदर साइन, बिकॉज जब आरबीसी कम हो गए, बॉडी को ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, तो वो ज़्यादा सांस लेने की बॉडी कोशिश करती है। तो ये बहुत कॉमन होता है एंसाइलोस्टोमा के केस में। एंसाइलोस्टोमा एक ऐसा पैरासाइट है जो कि आपकी ज़्यादा सांस लेने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है इसके केस में, और क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है एंसाइलोस्टोमा के केस में। ये हमें समझना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, राइट। बॉडी की जो लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और एंसाइलोस्टोमा ड्यूटेनल के केस में हो सकती है।
अनदर सिम्टम आ जाता है एनीमिया का ही। सब सिम्टम्स की बात करें हम लोग, रैपिड हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होना चाहिए, हर ऑर्गन को जो है ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, इसलिए जो है बॉडी में रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। और ये पर्टिकुलर सिग्नेचर सिम्टम ऑब्जर्व होता है नेकेटर अमेरिकैनिस के इन्फेक्शन के केस में, वो भी आपके आरबीसीज को डैमेज करता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी हो जाती है यहाँ पे ज़रूरी। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन के केस में। स्किन आपकी एक और जो है ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इसमें एक्टोपैरासाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, डैमेज कर देते हैं स्किन को। आप देखिए कितने डैमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कितना डैमेज जो है स्किन को हो सकता है पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से। पहला सब सिम्टम स्किन के केस में आ जाता है आपका इचिंग, खुजली होना शुरू हो जाती है बॉडी में। तो जो सार्कोप्टेस के भी जो एक्टोपैरासाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करके एक्टोपैरासाइट जो स्किन में जो है वो इरिटेशन काउज करते हैं और उसकी वजह से इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट है रैश, बॉडी में रैश हो जाते हैं, और ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होता है, क्योंकि पैरासाइट्स में क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, और उन एंटीजन के अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। और एग्जाम्पल इसका है सिस्टोस्टोमा मानसोनी, एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो सकता है, रैश हो सकते हैं बॉडी में। उसके बाद है माइग्रेटिंग स्किन ट्रैक्स, हमारी बॉडी में स्किन ट्रैक भी बन जाते हैं कई बार, क्योंकि लार्वे जो है ना वो मूव करते हैं हमारी बॉडी में, और उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी में लाइंस बननी शुरू हो जाती है। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंसाइलोस्टोमा का जो जीनस है, और उसकी स्पीशीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलेंसी। ये इन्फेक्शन जो अगर हो जाता है बॉडी में तो उसमें आपको ट्रैक्स दिखेंगे जिसमें लार्वा जो है मूव हुआ होगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो स्किन्स में दिखनी शुरू हो जाती है, राइट। तो मैं इस लेवल को भी यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो स्किन भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम भी चलिए कवर कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी से आप समझ रहे होंगे कि खांसी आना, छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन, ऑल दीज सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स केस में खांसी सबसे पहले, कि बार बार मन करेगा कि कुछ हमारी बॉडी में लंग्स में कुछ ऐसा है जिसको हम कफ करके बाहर निकाल लें। तो ये यूजुअली एस्कैरिस के केस में बहुत ज़्यादा होती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज उसमें लार्वा जो है लंग्स को माइग्रेट कर जाता है यहाँ पे, राइट। तो अगर लार्वा लंग्स में माइग्रेट कर गया तो खांसी तो होगी ही होगी, और एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस की वजह से ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा उसमें देखा जाता है उन पर्टिकुलर पेशेंट्स में। नेक्स्ट चेस्ट पेन, ऑब्वियसली अगर लंग्स को डैमेज हो जाता है तो चेस्ट पेन होगी, और ये होता है स्ट्रोंगोलाइटिस के केस में। एक ये पैरासाइट है स्ट्रोंगोलाइटिस, ये एयरवेज में आपके इन्फ्लामेशन काउज करता है, वहाँ डैमेज काउज करता है, उसके बाद छाती में दर्द, चेस्ट पेन होना बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है इसके केस में। नेक्स्ट जो है चेस्ट पेन, जो पैरासाइट जो काउज करता है, प्रोमिनेंट चेस्ट पेन काउज करता है, वो है पैरागोनिमस एक पैरासाइट है जो ये काउज कर सकता है, इसमें सीवियर चेस्ट पेन हो जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो मैं थोड़ा सा इनको इस तरफ मूव कर लेता हूँ ताकि हमें स्पेस सा मिल जाए यहाँ पे नेक्स्ट सिम्टम को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है न्यूरोलॉजिकल, राइट। टाइटल से आप देख पा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है आपके दिमाग तक पहुँच सकते हैं, राइट। वहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनको सॉल्व करना, उनको ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं कि ब्रेन में कब और कौन से पैरासाइट्स जो हैं वो जाते हैं, और ब्रेन में अगर डैमेज हो रहा है तो किस तरह का डैमेज काउज करते हैं, क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं। तो इनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कहा जाता है। पहला है सीवियर हेडेक होनी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द रहेगा, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। एक सिग्नेचर सिम्टम होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के केस में। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है, ऐसा पैरासिटिक एजेंट है जो कि हमारी बॉडी में उसके जो इन्फेक्शन जो है हमारे ब्रेन तक पहुँच सकता है, और ये लेटर स्टेज ऑफ दिस इन्फेक्शन होता है, राइट। बट ये है कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है ब्रेन में पहुंचने की। दूसरा आपके पास आ जाता है सीजर्स, सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है, ब्रेन में होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ब्रेन में जो है अब सिस्ट बन गई है। सिस्ट जब बन जाती है ब्रेन में तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो आपका टीनियस सोलियम जो है एक पैरासाइट है, वो ये काउज करता है, जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस भी कहा जाता है उस कंडीशन को, क्योंकि सिस्ट जो है ब्रेन में बन चुकी है। दैट इज रियली डेंजरस। और एक और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, या मैं कहूँ पैरासाइट है, जो कि निकलेरिया फाउलेरी है, जो कि ब्रेन इन्फेक्शन काउज कर सकता है। ये तीन ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ब्रेन में जाके डैमेज कर सकते हैं, और ब्रेन में डैमेज हो गए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो उनको जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इनके केस में, राइट। इसीलिए जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस को मॉनिटर करना, अपनी बॉडी की हेल्थ को ध्यान देना, उसके बारे में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना, हाथ धोना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकें। पैरासाइट से हम बचा सकें, फंगल इन्फेक्शियस एजेंट से बचा सकें, बैक्टीरिया से हम आपको अपने आप को
हम और आप बचा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि हम किस तरह से इनको समझें सिम्टम्स को, और हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो भी समझें। जैसे ही हमें लग जाता है तो हमें इमीडिएटली जो है डॉक्टर की हेल्प लेनी है, मेडिकल सुपरविजन में हमें जो है अपनी ट्रीटमेंट करवानी है। जिस किसी से आप एडवाइस सलाह ना लें, इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें और उसके बाद इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटी में जाएं और वहाँ पे अपने सिम्टम्स को डिस्क्राइब करें। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है उसको इग्नोर ना करें, राइट। इन सभी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के केस में। ओके, तो आई थिंक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर की हैं। हमने देखिए सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस किया, उनके पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में डिस्कस किया, और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अभी इसको यहीं पॉज करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई डाउट है आपको, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई कमेंट है इस वीडियो के लिए वो भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।